ओके, चलो आज हम देखते हैं इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट इस सब्जेक्ट का सेकेंड चैप्टर है मेजरमेंट ऑफ पावर एंड एनर्जी। इस चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डायनामोमीटर टाइप वैटमीटर मल्टीप्लाइंग फैक्टर, देन हाउ टू कनेक्ट द वैटमीटर टू मेजर द एक्टिव रिएक्टिव पावर बाय यूजिंग 1 वैटमीटर मेथड, 2 वैटमीटर मेथड एंड 3 वैटमीटर मेथड। उसके बाद में देखेंगे इफेक्ट ऑफ पावर फैक्टर ऑन वैटमीटर रीडिंग इन 2 वैटमीटर मेथड। Then we are going to discuss about the construction and working of maximum demand indicator. Then construction and working of your induction type single phase energy meter. What are the various errors occurring in the induction energy meter and their compensation. Then we are going to see the digital single phase and 3 phase energy meter. And at the end we are going to discuss about the smart energy meter. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वैटमीटर से। सो वैटमीटर क्या करता है? वैटमीटर इज़ यूज फॉर मेजरिंग द पावर इन द सर्किट। सो जनरली हमने क्या किया है कि एमीटर यूज वोल्टमीटर यूज़ किया है। एमीटर व्हाट इज़ योर पावर? सो बेसिकली पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो व्हेन वी आर गोइंग टू यूज एमीटर और वोल्टमीटर यू हैव टू यूज अ सेपरेट एमीटर एंड वोल्टमीटर। सो P इज इक्वल टू V इंटू I एंड एट दैट टाइम यू डू कैलकुलेशन, बट वैटमीटर विल डायरेक्टली गिव यू द पावर। सो ये वैटमीटर करता क्या है? Wattmeter is an instrument used to measure the electrical power consumed by the load. लोड जो पावर कंज्यूम करता है उसको मेजर करने का काम करता है वैटमीटर। अब उसके लिए उसमें 2 कॉइल रहती है, एक वोल्टेज कॉइल रहती है जो लोड के पैरेलल में कनेक्ट होती है और दूसरी करंट कॉइल रहती है जो लोड के सीरीज़ में कनेक्ट रहती है। सो जनरली अगर सिंगल फेज पावर मुझे मेजर करना है तो ये हो गया मेरा सिंगल फेज सप्लाई P एंड N न्यूट्रल सिंगल फेज 230 वोल्ट सप्लाई इफ़ आई एम गिविंग। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एमीटर लगा देता हूँ दैट विल मेजर माई करंट। इस रेंज इज 0 to 5 एम्पियर। अब वैटमीटर का सिंबल देखिए, दिस इज़ द सिंबल ऑफ वैटमीटर। ओके, इसको ऐसे डॉटेड में ये करते वी आर गोइंग टू शो लाइक दिस वन। इट हैज़ 4 टर्मिनल्स दैट वी आर गोइंग टू यूज़ M, L, C एंड V। ओके, और जो L है, L इज़ गोइंग टू कनेक्टेड टू द लोड। आपका जो लोड है वॉट एवर दैट लोड में भी लैम्प लोड और सम सॉर्ट ऑफ मोटर और एनीथिंग। सो ये लोड को कनेक्ट करते हैं। अब वोल्टेज आप यहाँ पर मेजर कर सकते हैं या फिर यहाँ पे 0 to 300 वोल्ट का वोल्टमीटर आपने यहाँ पे लगा दिया। सो ये हो गया आपका वैटमीटर का कनेक्शन इन दिस वे। सो दिस कॉइल इज कॉल्ड एज पोटेंशियल कॉइल और वोल्टेज कॉइल एंड दिस कॉइल इज कॉल्ड एज करंट कॉइल। A current coil is connected in series with the load and potential coil is connected across the load. Generally M and C ये जो 2 टर्मिनल रहते हैं वो हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। ओके, M टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू योर सप्लाई एंड L टर्मिनल इज़ कनेक्टेड टू द लोड। और वोल्टेज में के लिए यहाँ से कोई तो भी यूज़ करते हैं। जनरली मैक्सिमम मीटर पे 2 ही रेंज रहती है वोल्टेज की, एक रहती है 250 या 200 वोल्ट, दूसरी रहती है 500 वोल्ट या 400 वोल्ट। दीज आर द 2 रेंज। सो आइदर यू आर गोइंग टू यूज़ एनी वन। इसके अलावा अगर वैटमीटर में देखेंगे तो करंट सिलेक्ट करने के लिए एक और टर्मिनल से ये रहता है। अगर ये प्लेट जो रहती है ये आप यहाँ पर जो दिख रहा है, सो अगर ये प्लेट यहाँ पे हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, दोनों प्लेट एक साथ कनेक्ट करते हैं तो उसे 5 एम्पियर करंट आता है। वही अगर ये दोनों प्लेट में ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ तो ये देगा मुझे 10 एम्पियर। उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। सो दीज आर द कनेक्शन ऑफ योर वैटमीटर। ऐसे कनेक्शन किए जाते हैं। फिर इसमें से हम लोग फाइंड आउट करते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है वो बाद में देखेंगे। ओके, सो दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ वैटमीटर फॉर मेजरिंग सिंगल फेज पावर। वैसे वैटमीटर 3 फेज पावर मेजर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन ऑर्डर टू मेजर द 3 फेज पावर कंज्यूम बाय द लोड ओनली 1 वैटमीटर इज़ रिक्वायर्ड। तो कैसे रहता है कि अगर मुझे 3 फेज पावर मेजर करनी है तो मैं एक वैटमीटर से भी मेजर कर सकता हूँ, बट आई हैव वन कंडीशन इन दैट केस। कंडीशन क्या रहती है कि ये मेरा R फेज़ है, ये Y फेज़ है, ये B फेज़ है। इन पे जो लोड है वो लोड सेम होना चाहिए तो ही मैं सिंगल वैटमीटर मेथड से उसको मेजर कर सकता हूँ। अगर ये 100 यूनिट का लोड है, ये 100 यूनिट का है, ये 100 यूनिट का है, तो कोई भी एक फेज़ में अगर मैं वैटमीटर लगा देता हूँ तो दैट विल सफिशिएंट टू गिव मी द वैल्यू। उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका पावर जो कंज्यूम होता है वो आ जाएगा। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो सिंगल 3 फेज सर्किट रहता है उसका जो लोड रहता है वो अनबैलेंस रहता है। एक का 100 हो गया, एक का 200 हो गया, तीसरे का 250 हो गया, तो इसको बोलते हैं अनबैलेंस लोड। अनबैलेंस लोड में सिंगल वैटमीटर मेथड आपको पावर ठीक से नहीं बताता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा 2 वैटमीटर मेथड
और 3 wattmeter मेथड, कम से कम 2 wattmeter या 3 wattmeter ऑन ईच फेज यू हैव टू यूज़ दैट वन. So this is a basic introduction of your wattmeter which is used for measuring the power. अब wattmeter का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं wattmeter का जो कंस्ट्रक्शन है उसमें 2 कॉइल्स रहती है. एक रहती है आपकी मूविंग कॉइल और दूसरी रहती है आपकी फिक्स कॉइल. ओके, सो जो मूविंग कॉइल है that is connected over here and fixed coil is connected over here. Now when the instrument is connected in circuit to measure the power, then current coil carries the load current. अब जो करंट कॉइल जो रहती है वो लोड के सीरीज़ में रहती है और सीरीज़ में हमें पता है कि करंट सेम रहता है. सीरीज़ कनेक्शन में क्या होता है, करंट की वैल्यू जो रहती है वो सेम रहती है. सो व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज़ कनेक्टेड इन सर्किट द to measure power, current coil carries the load current and potential coil carries the current which is proportional to the load voltage. Potential coil में से जो current जा रहा है वो कैसे है, that is proportional to the load voltage. Due to this, mechanical forces exert between the two coil. अब ये जो दो current है, we know that whenever the current will flow through the conductor, it will produces electric and magnetic field around it. So ये क्या करता है, अपने बाजू में एक field create करता है. तो ये जो फील्ड है वो दो फील्ड एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं और दो इंटरेक्ट होते हैं तो दैट विल क्रिएट सर्टन टाइप ऑफ फोर्स ओवर देयर. द रिजल्ट इज़ दैट मूविंग कॉइल मूव्स द पॉइंटर ओवर द स्केल टू गिव रीडिंग. अब इसका जो रिजल्ट है, ये जो मूविंग कॉइल है, अब ये फोर्स की वजह से क्या होगा, ये मूविंग कॉइल मूव होने लगेगा. जैसे ये मूव होगा उसके ऊपर मैंने पॉइंटर माउंट किया है तो पॉइंटर भी क्या होगा, मूव होगा एंड इट विल शो इज द रीडिंग. व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, अब करंट की डायरेक्शन पर रिवर्स हो जाती है, देन इट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट ऑफ फिक्स एज वेल एज मूविंग कॉइल. अब करंट की अगर डायरेक्शन रिवर्स हो गई तो दोनों करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी. जैसे फिक्स कॉइल का करंट भी रिवर्स होगा, मूविंग कॉइल का. एंड बिकॉज ऑफ दिस व्हाट हैपन, द टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, वो वैसे रहेगी. अगर कोई एक करंट की डायरेक्शन चेंज होती है तो ही उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे दोनों करंट की डायरेक्शन सेम है. ओके, इसलिए these instruments can be used for AC supply as well as DC supply. क्योंकि AC supply में क्या होता है कि एक हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव रहती है, दूसरे में वो निगेटिव हो जाती है. ओके, एंड एक डायरेक्शन इज गोइंग टू बी रिवर्स. ओके, बट इन दिस केस इवन द डायरेक्शन इज रिवर्स, दोनों की कॉइल की जो करंट कॉइल और पोटेंशियल कॉइल दोनों की डायरेक्शन चेंज हो रही है एक ही साथ. तो मुझे ये इंस्ट्रूमेंट DC सप्लाई को भी यूज़ कर सकता हूँ, मैं AC सप्लाई को भी यूज़ कर सकता हूँ. So this is basically the diagram which may you may draw in the exam. So यहाँ पे ये हो गया फिक्स कॉइल, ये हो गया आपका मूविंग कॉइल. ओके, एंड दिस इज कनेक्टेड विद द इन सीरीज विद द लोड. ये आपका पॉइंटर हो गया एंड दैट विल शो यू द रीडिंग ऑन द ग्रेजुएटेड स्केल. ओके, नाउ हाउ टू कैलकुलेट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर. उसके पहले हमने देखा था कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते. तो अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर यानी क्या, जनरली जो आप एमीटर वगैरह यूज़ करते तो एमीटर में कभी कभी आपने 3 टर्मिनल देखे होंगे. एक कॉमन टर्मिनल रहता है, एक 5 एम्पियर का रहता है, एक 10 एम्पियर का रहता है, या फिर 2 एम्पियर 4 एम्पियर, और वहाँ पे एक ही स्केल रहती है. कभी कभी 2 स्केल रहती है वहाँ पे, 1 to 5, 1 to 10. ओके, तो आप जहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, अगर 5 एम्पियर को कनेक्ट करें तो 5 एम्पियर की स्केल रेट करेंगे, 10 एम्पियर का कर रहे तो 10 एम्पियर की स्केल रेट करेंगे. लेकिन वैटमीटर में क्या होता है कि आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस, तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे स्केल बढ़ा देता हूँ तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू रीड ऑल दिस स्केल. तो वैटमीटर में जनरली क्या होता है कि ऐसी पिन्स रहती है, यहाँ पे अगर आपने ऐसे कनेक्ट किया है तो ये बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन. सो सपोज़ ये 10 एम्पियर करंट दे रहा है, वैसे ही दूसरा जो कनेक्शन है इसमें ये जो स्ट्रिप्स है अगर मैं ऐसे कनेक्ट करता हूँ तो इसको बोलते हैं सीरीज़ कनेक्शन. तो ये देता है 5 एम्पियर. तो यहाँ पे एक टेबल बन जाता है. उसके साथ में ये वैटमीटर में क्या रहता है, ये जो वोल्टेज टर्मिनल्स रहते हैं, एक रहता है 250 वोल्ट का या 300 वोल्ट का, दूसरा रहता है 500 वोल्ट का या 600 वोल्ट का. तो आपने कहाँ पे कनेक्ट किया है, तो इसमें ऐसा एक टेबल बन जाता है. एक रहता है वोल्टेज का और एक रहता है करंट का. अगर वोल्टेज 250 है और करंट 5 एम्पियर है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 है. अगर करंट 250 है और वोल्टेज 250 है, करंट 10 एम्पियर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है. वोल्टेज 500 है, करंट 5 एम्पियर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है. वोल्टेज
500 है, करंट 10 एम्पियर है, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसको बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। सो जनरली हर एक वैट मीटर के बैक साइड में या वहाँ पर ऐसे एक स्ट्रिप रहती है जिस पे उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर शो किया रहता है, 1 2 3 4। सो डिपेंडिंग ऑन द कनेक्शन, आप कहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं, 250 को कनेक्ट कर रहे हैं, 500 को कनेक्ट कर रहे हैं, सीरीज़ में कनेक्ट कर रहे हैं, प्लेट या पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से यू हैव टू फाइंड आउट द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ दैट वन। एंड इन सम केसेस दिस मल्टीप्लाइंग फैक्टर न्यूमेरिकल में भी आस्क इन द एग्जाम। तो वहाँ पे क्या करता है, अ सिंगल फेज वैट मीटर रेटेड फॉर 500 वोल्ट। अब ये वैट मीटर है जो 500 वोल्ट के लिए रेटेड है, उसमें से 5 एम्पियर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, हैविंग द फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 1000 वैट। ओके, व्हाट इज द मल्टीप्लाइंग फैक्टर? फॉर द फार्मूला फॉर मल्टीप्लाइंग फैक्टर इज वोल्टेज रेंज इंटू करेंट रेंज डिवाइडेड बाय इंटू पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय फुल स्केल डिफ्लेक्शन। सो वोल्टेज रेंज क्या है इसकी 500 है, करंट रेंज क्या है 5 एम्पियर है, पावर फैक्टर क्या है, अगर पावर फैक्टर दिया नहीं है तो यू हैव टू कंसिडर एज अ 1। If power factor is not given, you have to consider it as a 1. Okay, unity power factor and full scale deflection. They have mentioned over here a full scale deflection of 1000. So voltage range, current range into power factor divided by 1000. So 2.5. So whatever the reading of that wattmeter, you have to multiply with 2.5. That will give you the actual reading of the wattmeter. अब wattmeter से हम कनेक्शन कैसे किए जाते हैं? So if this is the single wattmeter method, एक 1 wattmeter method, 1 wattmeter method to measure the power। अब मुझे 3 फेज लोड है, बैलेंस लोड है, दिस इज माई बैलेंस लोड। अब बैलेंस लोड है मेरा, बैलेंस लोड मीन्स क्या, द लोड ऑन ईच फेज इज सेम। यहाँ पे अगर 100 यूनिट है, यहाँ पे भी 100 होगा, यहाँ पर भी 100 होगा, तो इसके लिए मुझे 1 wattmeter सफिशियंट है। तो इस पर कनेक्शन कैसे करते, wattmeter का जो करंट कॉइल है वो किसी एक फेज़ को कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने कनेक्ट किया है फेज़ नंबर 2 पे। सो द करंट कॉइल इज़ कनेक्टेड ऑन फेज़ नंबर 2। द पोटेंशियल कॉइल ऑफ द वैटमीटर, जैसे हमने पहले ही देखा था, वैटमीटर को 2 कॉइल्स रहते हैं, एक वोल्टेज कॉइल रहता है और एक पोटेंशियल कॉइल रहता है। तो वोल्टेज कॉइल तो करंट कॉइल तो आपने कनेक्ट कर दिया एक फेज़ में। अब जो पोटेंशियल कॉइल है उसका एक टर्मिनल आपने आर फेज़ में कनेक्ट कर दिया और दूसरा टर्मिनल जो है बी फेज़ में कनेक्ट किया। सो दीज आर आर, वाई एंड बी। सो वाई फेज़ में आपने सिर्फ करंट कॉइल कनेक्ट किया है और आर और बी फेज़ में आपने पोटेंशियल कॉइल कनेक्ट किया है। सो दिस इज़ द कनेक्शन ऑफ योर 1 wattmeter मेथड, बट दिस wattmeter मेथड इज़ यूज ओनली फॉर बैलेंस लोड। सो जो भी रीडिंग आएगा उससे अगर उसको आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज़ द एक्चुअल पावर कंज्यूम इन द लोड। दूसरा जो आता है दैट इज़ 2 wattmeter मेथड। अब 2 wattmeter मेथड में क्या करते हैं हम लोग, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस 2 wattmeter मेथड फॉर बैलेंस लोड एज वेल एज इम्बैलेंस लोड। हम इससे बैलेंस लोड भी बैलेंस लोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, इनबैलेंस लोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम 2 wattmeter यूज़ करते हैं। सो दोनों wattmeter का जो करंट कॉइल रहता है दैट वी आर गोइंग टू कनेक्ट, से आर फेज़ में एक wattmeter का करंट कॉइल कनेक्ट कर दिया, वाई फेज़ में एक wattmeter का करंट कॉइल कनेक्ट कर दिया। अब दोनों का जो पोटेंशियल कॉइल है इसको हम क्या करते, जो रिमेनिंग तीसरी फेज़ थी उसके साथ में कनेक्ट करते। ओके, सो इसमें दूसरा एक और रहता है, ये जो wattmeter के टर्मिनल है एम, एल, सी एंड वी, इसके भी जो है एम, एल, सी एंड वी। सो 2 wattmeter मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एम एंड सी आर शॉर्टेड। ओके, एम और सी जो टर्मिनल्स रहते हैं wattmeter के उसको क्या करते हैं हम लोग, शॉर्ट करते हैं। और फिर जो वी टर्मिनल है, वी टर्मिनल को हम जो तीसरी फेज़ थी उसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं, यानी रिटर्न पाथ के लिए। तो आप न्यूट्रल में भी कनेक्ट कर सकते हैं या फिर रिटर्न पाथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। सो दिस इज़ फॉर स्टार कनेक्टेड लोड। दूसरा ये यूज़ कर सकते हैं आप डेल्टा कनेक्टेड लोड के भी लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन द सेम कनेक्शन एम, एल, सी, वी, एम, एल, सी एंड वी। सो सेम थिंग इज़ ओवर हियर। सो दिस लोड में भी डेल्टा कनेक्टेड, दिस इज़ योर स्टार कनेक्टेड लोड। Third question that is maybe asked in the exam, 3 wattmeter method. This is purely used for unbalanced load. Unbalanced load यानी तीनों फेज़ पे आपका अलग अलग लोड है। से ZR की वैल्यू है 100, इसकी ZB की वैल्यू है 150, इसकी वैल्यू है ZC की 120। सो तीनों लोड क्या हो गए आपके, अलग अलग हो गए। सो इस अलग अलग वेट के लिए मैं 1 wattmeter 1 wattmeter यूज़ नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा, आइदर आई हैव टू यूज़ 2 wattmeter और 3 wattmeter। 3 wattmeter मेथड विल गिव यू द बेटर रिजल्ट फॉर दिस वन। सो हर एक फेज़ में हम लोग wattmeter कनेक्ट करते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, सो द
voltage coil MLCV. The V terminal of all the wattmeter is connected to the neutral. Okay, generally 3 wattmeter is used for 3-phase 4-wire system. 3-phase 4-wire system. 4-wire system यानी न्यूट्रल वायर रहती है आपकी. यू कैन यूज़ 3-phase 3-wire system के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट it is normally used for 3-phase and 4-wire system. So this is your 3 wattmeter method. Generally the questions which are asked on this on the exam is draw the 1 wattmeter method or explain the 1 wattmeter method for measuring the power in 3-phase circuit, or 2 wattmeter method for measuring the power in 3-phase circuit, or 4 wattmeter method in 3 wattmeter method for measuring the power in 3-phase circuit. These questions may be asked in the exam for 4 marks. अब उसके बाद में आता है कि एरर कौन कौन से आते हैं. वैटमीटर जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें एरर कौन से आते हैं और एरर कंपेंसेट कैसे करते. सो फॉर मेजरमेंट, पावर मेजरमेंट, एज्यूम दैट द प्रेशर कॉइल ऑफ वैटमीटर इज़ प्योरली रेजिस्टिव. हम क्या यूज़ करते हैं कि वैटमीटर में 2 कॉइल्स रहती है. एक आपकी रहती है करंट कॉइल और दूसरी रहती है प्रेशर कॉइल. तो प्रेशर कॉइल को हम एज्यूम करते हैं कि इट इज़ रेजिस्टिव है. रेजिस्टिव में क्या होता है, योर करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. ओके, रेजिस्टिव जो लोड रहता है उसमें क्या होता है, करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज. हेंस द करंट टेकन बाय द प्रेशर कॉइल आईपीसी इज इन फेज विद द वोल्टेज अक्रॉस द प्रेशर कॉइल वीपीसी. तो इसको यहाँ ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. ये जो आपका वोल्टेज है पोटेंशियल कॉइल का और करंट है, दोनों क्या है, एक ही, दोनों के बीच में एंगल नहीं है, दोनों एक साथ चल रहे हैं. लेकिन डिपेंडिंग ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द कनेक्टेड लोड. सो बेसिकली होता क्या है कि जो लोड यूज़ करते हैं, लोड इज़ मोस्टली इंडक्टिव. क्योंकि इंडस्ट्री में या कहीं पे भी आप जाएंगे तो ज़्यादातर लोड कौन सा है आपका, मोटर. और मोटर में क्या रहता है, कॉइल. सो जनरली आपका लोड जो रहता है वो इंडक्टिव रहता है. और इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज. वोल्टेज करंट के पीछे चलता है बाय एन सर्टन एंगल थीटा और फाई. डिपेंडिंग ऑन द पावर फैक्टर ऑफ द कनेक्टेड लोड, करंट कॉइल टेक्स करंट ICC एट अप्रोप्रिएट फेज एंगल विथ रिस्पेक्ट टू द लोड वोल्टेज VPC. सो आप यहाँ पे देखते हैं कि ये जो करंट है लोड में से फ्लो होने वाला, वो वोल्टेज के पीछे चल रहा है. दोनों के बीच में एक एंगल है एंड दैट एंगल इज कॉल्ड एज द फाई एंगल. फॉर इंडक्टिव लोड पावर फैक्टर इज लैगिंग. और इंडक्टिव लोड के लिए क्या रहता है, पावर फैक्टर जो रहता है और लैगिंग. लैगिंग मीन्स इट इज़ बिहाइंड द वोल्टेज. देयरफॉर वैटमीटर रीडिंग इज इक्वल टू W इज इक्वल टू VPC IPC cos फाई. इसलिए वैटमीटर का रीडिंग ऐसे नहीं रहता जो आपका W है V इंटू आई नहीं रहता है. पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट ऐसे नहीं होता है, क्योंकि दोनों के बीच में एक एंगल आ रहा है और एंगल की वजह से उसमें एक नया फैक्टर आ रहा है, दैट इज़ योर पावर फैक्टर cos फाई. ओके, सो ये आ गया आपका से दिस इज पावर. बट व्हाट हैपन एक्चुअली, बट इन प्रैक्टिकल केस द प्रेशर कॉइल पजेसेस स्मॉल इंडक्टेंस. लेकिन होता क्या है कि हम लोग एज्यूम करते हैं कि प्रेशर कॉइल इज़ रेजिस्टिव है, लेकिन रेजिस्टिव नहीं हो सकता, उसमें थोड़ा बहुत इंडक्टेंस आता ही है. तो जब भी इंडक्टेंस आता है तो आपका जो करंट है प्रेशर कॉइल में से फ्लो होने वाला, वो VP6 के थोड़ा पीछे चलता है. ये जो करंट है वो थोड़ा उसके बीच में एक एंगल आ जाता है, दैट एंगल इज़ थीटा. एंड बिकॉज ऑफ दिस एंगल देयरफॉर द वैटमीटर रीडिंग इज इक्वल टू VPC इंटू IPC इंटू cos फाई माइनस थीटा. तो एक्चुअल जो रीडिंग आपको मिल रहा है ये मिल रहा है. द फेज डिफरेंस बिटवीन ICC मीन्स करंट कॉइल का जो करंट है और पोटेंशियल कॉइल का जो करंट है डिक्रीजेस. द फेज डिफरेंस बिटवीन द ICC एंड EPC डिक्रीजेस एंड cos फाई माइनस थीटा इंक्रीजेस. सो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो एंगल है वो कम होता है और आपका पावर फैक्टर इंक्रीज होता है. हेंस द वैटमीटर रीड्स मोर पावर देन एक्चुअल पावर कंज्यूम बाय द लोड. और होता क्या है, उसका इफेक्ट ऐसा है कि वैटमीटर का जो रीडिंग है, एक्चुअल कंजम्पशन हो रहा है मेरा पावर का सपोज 90 यूनिट एंड माई वैटमीटर इज रीडिंग इट एज ए 92 यूनिट. ओके, सो वैटमीटर का रीडिंग एक्चुअल पावर कंजम्पशन से थोड़ा ज़्यादा होता है. दिस एरर ऑकर ड्यू टू प्रेशर कॉइल इंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोडायनामोमीटर टाइप वैटमीटर. अब ये किस वजह से हो रहा है कि जो प्रेशर कॉइल का इंडक्टेंस है उसकी वजह से हो रहा है. तो मुझे इसको अगर कंपेंसेट करना है तो मुझे उसमें क्या करना होगा, एक कैपेसिटर लगाना होगा. टू रिड्यूस दिस और टू कंपेंसेट दिस एरर, कैपेसिटेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द प्रेशर कॉइल ऑफ द वैटमीटर. इसके लिए मुझे जो प्रेशर कॉइल है वैटमीटर का, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, ये हो गया मेरा प्रेशर कॉइल. इसके पैरेलल में मुझे एक छोटा सा कैपेसिटर्स लगाना होगा, जिसकी वजह से ये एक्सेल एक्चुअली ऐसे नहीं रहता है, इसमें ऐसे आ जाएगा. सो दिस एक्सेल इज इक्वल टू XC
एंड दैट विल कंपेंसेट योर एरर। ओके, क्योंकि क्या होगा, एक्सेल जो है वो एक्सी को कैंसिल कर देगा इसमें, इंडक्टिव रिएक्टेंस विल नलिफाई द योर कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड दैट विल रिड्यूसेस द एरर। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम फॉर 4 marks. By making the value of capacitive reactance Xc equal to the inductive reactance XL, the pressure coil circuit is made purely resistive and this error is eliminated. So इसको करना क्या है, हम क्या करते हैं इसके साथ, इसको फिर दोनों की वैल्यू XL को क्या कर देते हैं, XC जितना बना देते। ओके, XL जो है और उसमें उतने ही इसका अपोजिट वैल्यू का XC लगा देते, तो उसके वजह से क्या होता है, XL एंड XC विल कैंसिल ईच अदर एंड योर सर्किट इज नाउ प्योरली रेजिस्टिव और जो एरर है वो निकल जाता है। ओके